अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 5th लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का। लास्ट टाइम हमने पढ़ा गाउस एलिमिनेशन मेथड। उसमें हमारे पास अगर सिस्टम है तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे थे ए बी, मतलब बीच में लाइन देके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और फिर कांस्टेंट वेक्टर, और इसको हम रिड्यूस कर रहे थे एचेलॉन फॉर्म में। एश बी इसको कहते हैं, मतलब ये आपका एचेलॉन फॉर्म था। और फिर बिग सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग जो है वो वापस सारे के सारे सॉल्यूशंस मालूम कर रहे थे। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो उसको गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड में हम एचेलॉन फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उससे आगे बढ़ेंगे और उसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में करेंगे। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में हम अगर अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाते हैं तो फिर हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम बेक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, यहाँ पे बेक सब्स्टिट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास अननोन्स के वैल्यू मिल जाएंगे। एचेलॉन फॉर्म हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो है वो हमारे पास यूनिक होगा। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है। एचेलॉन फॉर्म में हमारी जो पिवट पोजीशंस थी, पिवट उसके जो बिलो थे वो सारे के सारे हम ज़ीरो कर रहे थे, सारे ज़ीरो हो रहे थे। सही है। एचेलॉन फॉर्म में हमारे पास पिवट पोजीशन जो भी थी उसके नीचे बिलो जो भी थे उस कॉलम में उनको हम ज़ीरो कर रहे थे। और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या है? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो है उसमें हम हर पिवट पोजीशन के अबोव जो आपके पास एंट्रीज होंगी कॉलम में, पिवट पोजीशन वाली कॉलम में, वो अबोव वाले भी सारे के सारे ज़ीरोज़ होंगे। मतलब हर पिवट पोजीशन पे आपका जो एलिमेंट होगा उसके ऊपर भी और नीचे भी, मतलब अबोव और बिलो सारे के सारे ज़ीरोज़ होंगे। इसको हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहेंगे। मतलब एचेलॉन फॉर्म तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं और फिर बेक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे आप जो है वो उसके अबोव जो सारे के सारे कॉलम में एंट्रीज होंगी उनको भी ज़ीरो करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस। सेम रो ऑपरेशंस हम जो कर रहे थे वही ऑपरेशंस यूज़ करके हम इनको अबोव वाली एंट्रीज को भी ज़ीरो कर देंगे। तो फिर उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। और इस मेथड को हम गॉस जॉर्डन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कहेंगे। उसमें हम एचेलॉन फॉर्म बना रहे हैं, इसमें हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे। एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम है जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा ये है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि दिस इज एन एचेलॉन फॉर्म। यहाँ पे भी हम अगर गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना होता तो हम वापस बेक सब्स्टिट्यूशन करके सारे एलिमेंट्स का अननोन्स का वैल्यू मालूम कर सकते थे। पर हम क्योंकि यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड कर रहे हैं तो इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हमने चेंज करना है। इसकी जो भी पिवट पोजीशन है उसके ऊपर वाले भी सारे के सारे ज़ीरोज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली पिवट पोजीशन है और इसका जो ऊपर वाला है इसको भी ज़ीरो करना है। ये वाला पिवट पोजीशन है, इसके जो दो ऊपर वाले एंट्रीज हैं इनको भी ज़ीरो करना है। तो हम ये दो ऑपरेशन चल सकते हैं, R2 माइनस 5/2 R3 और दूसरी R1 माइनस 3/2 R3। अगर ये दो ऑपरेशंस चलेंगे, रो ऑपरेशंस, तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, ये तो थर्ड वाली जो रो है उसमें हम चेंज नहीं कर रहे, वो एज इट इज़ रख रहे हैं, -4। सही। अब इसको हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो ये आपका सम 0 हो जाएगा, ये सेम 3 आएगा। अब यहाँ पे 5 - 5 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा आपके पास। अब इसको हमने 5/2 से मल्टीप्लाई करना है तो 5/2 मतलब यहाँ पे बचेगा -2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? -8 माइनस 10, तो ये हो जाएगा +18। अब ये दूसरी वाली रो ऑपरेशन, अब इसको हमने 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें माइनस करना है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ 0। यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा माइनस का, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस का, और 3 -6 करेंगे तो ये आपके पास +9 आ जाएगा। तो ये दो एंट्रीज जो है वो 0 हो गई। अभी हमें ये एंट्री जो है वो 0 करनी है। इसको क्या करना है? इसको हमने R2 को सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो लेट अस डू, ये आप ऑपरेशन कर रहे हैं कि R1 + 1/3 R2। अब ये इसका जो नया मैट्रिक्स बनेगा रो इक्वलेंट वो हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे आपने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया, इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, ये भी 0, तो इस पर भी 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 15। सही। ये आप देख सकते हैं कि आपका ये जो मैट्रिक्स है 18 0 0 2 -4। अब ये जो आपका मैट्रिक्स है वो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में आ गया, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म।
सही है। अब डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन में से आप जो है वो x3 का वैल्यू मालूम करेंगे। इस इक्वेशन में आपका सिर्फ और सिर्फ x2 बराबर होगा इसके, और इसमें आपके इसका मतलब x1, मतलब ये वाले सिर्फ कोएफिशिएंट्स जो डायगोनल पे हैं, ये आपका x1 का होगा, x2 का होगा, x3 का होगा, और बाकी सारे के सारे जीरो के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि -5x1 = 15, और दूसरा वाला 3x2 = 18, और यहाँ से 2x3 = -14। यहाँ से आपको पता चला कि x1 जो है वो आपका -3 के बराबर है, और यहाँ से पता चलेगा कि x2 जो है वो आपका 6 के बराबर है, और यहाँ से पता चला कि आपका x3 जो है वो आपका -2 के बराबर है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सही है। डायरेक्टली इसमें अब बैक सब्स्टिट्यूशन करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बस यहाँ पे आपने सिर्फ 2-3 रो ऑपरेशन और अप्लाई की इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में करने के लिए, मतलब जो भी पिवट पोजीशन थी उसके ऊपर नीचे सारे जीरो करने के लिए। तो जो बैक सब्स्टिट्यूशन में काम कर रहे थे, अभी आप रो ऑपरेशन में काम करेंगे। अब इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब इन्वर्स क्या होता है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स इन्वर्स इस तरीके से लिखेंगे। ये आपका एक दूसरा मैट्रिक्स होगा, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब आइडेंटिटी आए। सही है। ये आपका ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपस में बराबर होंगे, तभी उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। दूसरे रेक्टेंगल जो आपके मैट्रिसेस होते हैं उनके इन्वर्सेस नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें इसकी ये डेफिनेशन है दिस इज, और इसमें ये हमेशा कम्यूट करता है, मतलब आप राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, तब आप दोनों सूरतों में आपके पास आइडेंटिटी आएगा, अगर ये इसका इन्वर्स है तो। और ये इन्वर्स यूनिक भी होता है। सही है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ अननोन्स दोनों बराबर है, मतलब ये n क्रॉस n होगा। ये आपके नंबर ऑफ रोज हो गए और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। कम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं उनको ज़ाहिर कर रहे हैं, और नंबर ऑफ रोज का मतलब है कि जितनी आपके पास इक्वेशन है इस सिस्टम में। अगर इस सिस्टम को सॉल्व करना है और हमें पता है कि ए का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है, तो हम अगर दोनों साइड से ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आराम से सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देखिए, ये आपके पास जो कांस्टेंट वेक्टर है इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो आपके पास ऑर्डर होगा वो भी n/n होगा और ये n होगा, तो इसके कॉलम और इसके मैट्रिक्स जो मतलब रोज जो है वो दोनों आपस में नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू A इनवर्स B। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अननोन वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा A इनवर्स B के। मतलब अगर A का इनवर्स अगर आपके पास एग्जिस्ट करता है तो आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उस सिस्टम का जिसमें आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ अननोन्स आपस में बराबर हो। मतलब ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी जो सिस्टम्स हैं जिसमें रेक्टेंगुलर आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अभी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिस्टेंस उसकी है या नहीं है। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट पता होता, भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर ये आपका जीरो के बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज इस मैट्रिक्स को जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अभी इस कोर्स में हमने अभी तक डिटर्मिनेंट की बात नहीं की, तो हम जो है वो ये इन्वर्स वाली डेफिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करने वाली नहीं करने वाली, हम अपने टर्म्स के हिसाब से इसको देखेंगे। क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे रो ऑपरेशंस के बारे में ही बात की है, तो उनके हिसाब से हम कैसे कह सकते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है। इन्वर्टेबल मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। इन्वर्टेबल होगा या सिंगुलर होगा। सही है। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट की बात नहीं की, तो इस डेफिनेशन को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे रो ऑपरेशन के हिसाब से हम कैसे कह सकते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है, मतलब उसके मतलब सॉल्यूशंस इस सिस्टम के एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। मतलब अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, अगर नहीं करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो आप जो है वो रो इक्विवेलेंट कर दें किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर आपके पास n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप प्रूव कर सकते हैं कि वो रो इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी, मतलब n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो और बाकी सारे के सारे जीरो हैं, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल होगा या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है। मतलब जो आप रो ऑपरेशंस, मतलब आप अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन अप्लाई करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या उसके रो इक्विवेलेंट बना सकते हैं, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल होगा। मालूम करने का तरीका क्या है, मतलब आपके पास अगर ए एक मैट्रिक्स है स्क्वायर
और इसका इन्वर्स मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ये वाला ए आइडेंटिटी। अब इसमें यहाँ पे अगर आपका ये 2/2 का है तो ये आइडेंटिटी 2/2 की रखेंगे, अगर 3/3 का है तो ये आइडेंटिटी 3/3 की रखेंगे। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। इसको आप रो ऑपरेशंस करके, मतलब जहाँ पे रो ऑपरेशंस करके इसको आप बनाएंगे इस फॉर्म में आई सी। मतलब आपने रो ऑपरेशंस इस तरीके से करनी है कि ये जो ए है आपका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि वो रो ऑपरेशंस जो है वो इस पर भी आप चलाएंगे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो नया इस सी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। अगर ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो ये जो सी मैट्रिक्स है ये आपका ए का इन्वर्स होगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस। आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, उसके लाइन के साइड पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखें। अब इसको रो ऑपरेशन अप्लाई करके आप जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करें। तो यहाँ पे जो इस बार के इस साइड पे आपके पास जो सी आएगा आखिर में, जब आपका सारा का सारा ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया अप्लाइंग रो ऑपरेशंस, तो फिर आपका ये जो सी है ये आपका ए का इन्वर्स होगा। तो इस प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मतलब आप इसको आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर 0 रो आ गई तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 2/2 मैट्रिक्स है। ये आपको वैसे तो पता है, मतलब लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से इन्वर्सेस मालूम करते हैं, पर यहाँ पे हम सिर्फ रो ऑपरेशन यूज़ करके इसके इन्वर्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा वो ए आई, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, आपने पहले ए रखना है 2 9 1 4 और फिर लाइन देनी है, और उसके बाद आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है ये वाला। अब इसको आप क्या करेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो समहाउ आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए, और ये वाला जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपका इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। अब चल करते हैं इसको आइडेंटिटी में। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, आइडेंटिटी में हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम पहले जो है वो ये ऑपरेशन करते हैं, R1 को R2 में इंटरचेंज करें। तो ये जो आपके पास नवा मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास रो इक्विवेलेंट होगा 1 4 0 1 2 9 1 0। सही है, तो ये भी आपके चेंज हो गए। ये सारी रो जो है वो एक कंसीडर करेंगे, इस सारी रो को इस रो में हमने इंटरचेंज कर दिया, तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स मिला ये मिला। अब यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखें, R2 माइनस 2 R1, सही है, R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया, तो ये जो नई ऑपरेशन आप इसमें चले तो आपके पास रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 में आप कुछ नहीं कर रहे, ये आपने सेम रखे, और यहाँ पे आपने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया तो आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया तो ये सेम आ जाएगा क्योंकि ये 0 है, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। ये आपके पास नया मैट्रिक्स मिला। अब ये डायरेक्टली आपके पास 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आपने 0 करना है। इसको 0 कर गया तो फिर आपके ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में चेंज हो गया, और ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको दैट इज़ योर इन्वर्स मैट्रिक्स। इसको 0 करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से माइनस करते हैं, तो R1 माइनस 4 R2। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपके पास वो हो जाएगा, इसमें से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये 1, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास -4 मिलेगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -8, तो दिस इज +9, और दूसरी रो जो है वो जैसी है वैसे ही हम रख देंगे -2। सो दिस इज, अब देखिए आपका ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया, और ये जो मैट्रिक्स आपको मिला है दिस इज योर इन्वर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स जो है दैट इज इक्वल टू -4 9 1 -2। सही है, तो 2/2 का मैट्रिक्स भी इस तरीके से करते हैं, इसमें सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज करते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपके पास अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट आइडेंटिटी। तो रो ऑपरेशन को यूज़ करके भी हम मैट्रिक्स की इन्वर्सेस मालूम कर सकते हैं, और उसी प्रोसेस में आपको आराम से पता भी चल जाएगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर आपके पास कहीं पे भी एक 0 रो आ गई तो इसका मतलब यह है कि आपके जो मैट्रिक्स है उसकी जो है वो सिंगुलर है, वो उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो इन्वर्टेबल नहीं है। अब ये सिस्टम देखें, इसको हम जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं 9 1 4 x y इज इक्वल टू -5 7। अब ये जो मैट्रिक्स है हमने देखा कि इसका इन्वर्स जो था वो क्या था, ये था। अब ये इन्वर्स दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी के बराबर, और आपके x और y जो हैं वो बराबर हो जाएंगे -4 9 1 -2 इंटू -5 और 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब -4 -5 इज 20 प्लस अब 9 इंटू 7 63। और अब दूसरा कॉलम नहीं है तो आप दूसरी रो से करेंगे हम -5 +1 इज -5 और -2 +7 तो ये हो जाएगा -14। ये आपके बराबर हो गए किसके 83 और यहाँ पे -19। तो आपके पास जो सॉल्यूशन वेक्टर मिला वो मिला 83 -19। सही है, तो x आपकी बराबर हो गई 83 और y बराबर हो गई -19 के। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। सही है, तो किसी सिस्टम का भी अगर किसी नहीं बल्कि स्क्वायर सिस्टम मतलब जिसमें आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मिल रहा है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई आपका कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ये तीनों कंडीशंस जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो इसका मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंट होगा किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, सही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा रो इक्विवेलेंट, और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये सिस्टम जो है कोई भी आपके पास वेक्टर हो जहाँ पे हर वेक्टर के लिए ये वाला जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये इन्वर्टिबल है। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, देखें अगर ये सिस्टम है तो सिस्टम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं A11 A12 अप टू A1n और यहाँ पे AN1 AN2 अप टू ANn। अब ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे वो इस तरीके से आप लिखेंगे, मतलब इस सिस्टम को इस तरीके से लिख सकते हैं आप B2 अप टू Bn। इस सिस्टम को देखो हम इससे भी लिख सकते हैं x1 कॉलम वेक्टर्स A11 अप टू AN1 प्लस x2 A21 12 अप टू AN2 प्लस इस तरीके से AN और A1n अप टू ANn इज इक्वल टू B1 B2 अप टू Bn। अब इस सिस्टम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं आपके पास तो मतलब इसका ये है कि आपके पास ऐसे आपके पास स्केलर एग्जिस्ट करते हैं जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप इस वेक्टर को लिख सकते हैं, इस कॉलम वेक्टर को जो आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। सही, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर इन्वर्टिबल है तो ये रो इक्विवेलेंट होगा आइडेंटिटी के और ये सिस्टम फॉर एवरी बी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, कोई भी बी होगा तो उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका बी जो है वो इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इस मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर्स के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर हर बी के लिए आपके पास सॉल्यूशन है तो मतलब हर बी आपका आर एन का, ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये आर एन में बिलोंग करता है, आर पावर एन। तो हर वेक्टर जो है वो हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लिख सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि आपका कोई भी वेक्टर जो है वो एज ए स्पेन ऑफ दिस कॉलम वेक्टर्स में एग्जिस्ट करेगा। तो इनके साथ जो चौथी इक्विवेलेंस कंडीशन है, चौथी इनके साथ ही हम कह सकते हैं कि एवरी वेक्टर इन आर एन, सही है, आर एन जो आपका स्पेस है उसमें जो भी वेक्टर है इज इन स्पेन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। तो ये भी आपके पास चौथी इक्विवेलेंस कंडीशन हो गई। यहाँ पे आप ये नोट करें कि हर एक वेक्टर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं इसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनमें। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल बी, तो हर बी जो है हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक वेक्टर जो आर एन का है वो आप कह सकते हैं कि वो स्पेन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए है। तो ये तीसरी कंडीशन है, ये चारों कंडीशन हैं, जो चौथी कंडीशन है, और ये चौथे चारों कंडीशन आपस में एक जैसी है। यहाँ पे फिर से एक मरतबा मैं कह देता हूँ कि अगर आपके पास ए इन्वर्टिबल होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रो इक्विवेलेंट होगा, और ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा इसके फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ बी, हर वेक्टर आप आर एन में से उठाएंगे तो ये सिस्टम जो है उसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि ए का इन्वर्स है हमारे पास। अब अगर हर एलिमेंट जो है बी आर एन का हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आर एन के सारे जो वेक्टर्स होंगे वो स्पेन ऑफ दिस कॉलम वेक्टर्स होंगे। ठीक है, ये चौथी कंडीशन हमें यहाँ से इस पॉइंट से नज़र आ रही है। तो ये चौथी कंडीशन आपको बताती है कि अगर आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसके कॉलम वेक्टर्स की कॉम्बिनेशंस में आप आर एन का कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं अगर वो इन्वर्टिबल है तो, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स की बात करते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, आप कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाएं, फॉर एग्जांपल हमने 1 1 1 0 0 0
ये 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाया। इसमें कोई भी रो ऑपरेशन चलेंगे, हमारे पास 3 रो ऑपरेशंस है ना, उनमें से अगर कोई भी इस पे चलेंगे तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने R1 और R2 जो है वो आपस में इंटरचेंज कर दिए। ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपके पास 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये जो नया मैट्रिक्स मिला वो इस पर एक रो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया तो ये नया मैट्रिक्स मिला। इसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी आप एक ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे चलाएंगे रो ऑपरेशन, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये रो इक्विवेलेंट है बाद में वापस आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक मरतबा और अगर मैं सेम ऑपरेशन चलूँगा तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ में डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स जो है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा अगर एक ही ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, जस्ट वन रो ऑपरेशन उसको रिड्यूस कर देती है मैट्रिक्स में, आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, रिड्यूसेस इट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपका वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा। अब ये देखें, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एक रो ऑपरेशन चलेंगे आपके पास ये आ जाएगा। सही है, दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो आपका इन्वर्टिबल भी होगा, क्योंकि आप एक रो ऑपरेशन रहे हैं वापस आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो दिस कैन बी रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जस्ट बाय वन ऑपरेशन। सही, ऐसे मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन आ सकता है? फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं ये ऑपरेशन चलता है R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो आपके पास नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा होगा? 1 0 0 0 2 0 0 0 1। अब ये भी आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, क्योंकि आप एक ऑपरेशन चलेंगे तो वापस ये कौन सी ऑपरेशन चलेंगे उस पर, इसको आपने सिर्फ 1/2 से मल्टीप्लाई करना है R2 को, तो ये आपका वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक तीसरी ऑपरेशन करते हैं भाई, R3 5 -5 R2, ये भी आपके पास एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। इसमें अगर आप इसको नहीं, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ये चलेंगे तो आपके पास क्या आएगा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपका इसमें चेंज हो जाएगा। मैं आइडेंटिटी, क्योंकि ये नहीं बल्कि इस पे हम रो ऑपरेशन चलेंगे, ये वाली। स्टूडेंट्स इस बात पे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन सा होगा जिसको सिर्फ एक ऑपरेशन करके हम वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकें, तो वो हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा। अब इस पर अगर ये ऑपरेशन चलेंगे तो फिर ये एक ऑपरेशन से वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, उस पर 2 करने पड़ेंगे, इसके इन्वर्स करना पड़ेगा और फिर इसके इन्वर्स करना पड़ेगा। अब ये ऑपरेशन अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे चल रहे हैं तो क्या आता है, अब पहली जो रो है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे कोई भी मतलब ऑपरेशन का नहीं आ रहा चेंज, और दूसरी में भी चेंज नहीं आ रहा। अब तीसरी में चेंज आ रहा है, कौन सा आ रहा है? हम R2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं R3 में से, तो ये 0, अब इसको -5 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है तो ये -5 आएगा। अब यहाँ पे 0 है तो ये 1 सेम ही रहेगा। तो ये आपके पास नया मैट्रिक्स मिला, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, क्योंकि आप इसको फिर से एक रो ऑपरेशन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जो हैं वो आपके एलिमेंट्री मैट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्री मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है, मतलब इसके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा, ये भी आपके पास एलिमेंट्री है, ये भी एलिमेंट्री है और ये भी एलिमेंट्री है। अब इस पर भी आप एक ऑपरेशन करेंगे वापस आइडेंटिटी में आ जाएंगे, इस पर भी एक ऑपरेशन करेंगे वापस आइडेंटिटी में आ जाएंगे, और इस पर भी रो ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास वापस आइडेंटिटी जाएगा। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया पहले, उसमें इन्वर्स मालूम करने के लिए क्या कर रहे थे, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम ऐसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे थे और उस पर रो ऑपरेशन चल रहे थे, तो आपके पास नए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहे थे। सही है, इसको इन्वर्स कह रहे हैं इसका, और जो आपके पास यहाँ पे आएगा दैट वुड बी इन्वर्स ऑफ ई। सही, क्योंकि सिर्फ एक ऑपरेशन चलेंगे और ये आपका आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स है वो इसका इन्वर्स होता है। सही, तो इसके इन्वर्सेस कैसे मालूम करें? यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्री फॉर्म में है ना, मतलब यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। इसको हमने मतलब रो इंटरचेंज करके किया, और यहाँ पे आपने कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में आपने उसको ऐड कर दिया। अब आपसे पूछूं कि भाई इसका इन्वर्स क्या होगा, तो चलिए इसका इन्वर्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। इसको फॉर एग्जांपल E1 कहते हैं हम, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब E1 एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे आइडेंटिटी, तो ये बराबर हो जाएगा E1, मतलब आपका E1 जो है वो ये है 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना। अब क्या करेंगे, इसको आपने उसमें चेंज करना है आइडेंटिटी में, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो आपका होगा ये आपका इन्वर्स होगा। अब इसको आपने आइडेंटिटी में चेंज करना है तो सिंपल आप सिर्फ एक ऑपरेशन चलेंगे,
1 और R2 को एक्सचेंज करें तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्वलेंट होगा। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगा 0 1 0 और 1 0 0 0 0 1। तो ये उसका क्या हो गया, इन्वर्स। ये वापस आपका आइडेंटिटी में आ गया और ये उसका इन्वर्स हो गया। अब इन्वर्स ऑफ E1 इज E1 इटसेल्फ, खुद ही वो उसका इन्वर्स है। सही है, क्योंकि हम लोग इन्वर्स इस तरीके से मालूम करते हैं ना, यहाँ पे मैट्रिक्स रखते हैं और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखते हैं और फिर इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, जो जो आपके मिलेगा वो उसका इन्वर्स होगा। तो यहाँ से पता चला कि आपका जो E1 है वो इसके बराबर हो गया। अब ये दूसरा वाला जो हमने रो से मल्टीप्लाई किया था, इसको अगर E2 कह रहे हैं, मतलब कोई भी स्केलर किसी रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिला उसका इन्वर्स मालूम करें, तो इन्वर्स हम E2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखते हैं और इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। तो मतलब ये आपने यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 1 ये आपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स रखा, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही, इसको अब क्या करेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाए, बस ये आपने सिर्फ 1/2 R2 के साथ करना है और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपके पास वो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ये सेम रखेंगे आप, इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 0, ये 1/2, ये 0 और 0 0 1, ये आपके पास इन्वर्स आ गया। मतलब E2 का जो इन्वर्स है वो हो गया 1 0 0 और यहाँ पे आपके पास 0 1/2 0 और 0 0 1। सही, तो ये ऑपरेशन जिसमें आपने स्केलर मल्टीप्लाई किया है किसी एक रो को, उसका इन्वर्स जो है वो आपको ये मिला। सही, तो इस केस में जिसमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपका इस रो ऑपरेशन का मिला किसी स्केलर से, उसका इन्वर्स क्या होगा, आप उसके मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जैसे कि आप जिससे मल्टीप्लाई किया आप उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे रो 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी आप वो जो है वो 1 उसका इन्वर्स यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट वुड बी आपका इन्वर्स ऑफ द E2। अब E3 की बात करें, जिसमें हमने क्या किया था, R1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको E3 कह रहे हैं। इसमें हमने कैसे मालूम किया, अब E3 की बात करें, ये E3 है हमारा, इसमें हमने कौन सी रो ऑपरेशन चली, इसमें R2 को 5 से -5 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से कह सकते हैं, और R3 में ऐड किया। अब E3 के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना हमारा। अब इसको हमने यहाँ पे 0 करना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा और ये उसके इन्वर्स में। अब इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रो ऑपरेशन चलेंगे, 3 + 5 R2, तो जो आपके पास नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 1 0 0 और ये 1 0 0, यहाँ पे भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये 0 1 0, और यहाँ पे इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 सेम, यहाँ पे भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +5 यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 0, तो ये 1। सही, तो ये आपका मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया और ये उसका इन्वर्स है। तो E3 का जो इन्वर्स आया आपके पास, E3 का इन्वर्स इज जस्ट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 +5 1। सही, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं अगर आपके पास ऑपरेशन है उसके करस्पॉन्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा और इसका इन्वर्स जो है वो यहाँ पे लिख रहे हैं अभी। सही है, अगर ऑपरेशन आपका ये है कि भाई RJ को RI में आप चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा। सही है, वो जो आप आइडेंटिटी पे करेंगे सेम ऑपरेशन, तो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिला। अब इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा, इन्वर्स ऑफ दिस इज इटसेल्फ, ये खुद ही अपना इन्वर्स है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि आप ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। अगर आप किसी स्केलर से किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा, जो आइडेंटिटी पे आप यही ऑपरेशन करेंगे, और इसका इन्वर्स जो होगा E2 इन्वर्स, वो बराबर होगा ये ऑपरेशन 1/α RI ऑन आइडेंटिटी। सही, ये उसके जहाँ पे अल्फा किया है, यहाँ पे 1/α उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप जो है वो मल्टीप्लाई करके ये ऑपरेशन करेंगे कहाँ पे, आइडेंटिटी पे, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ये आपका इस E2 का इन्वर्स होगा। और अगर किसी रो में आप अल्फ़ा मल्टीप्लाई करके दूसरा रो ऐड कर रहे हैं
तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन करेंगे तो वो आपको मिलेगा। और इसका इन्वर्स जो होगा इस E3 का, मतलब करस्पॉन्डिंग टू दिस रो ऑपरेशन, वो बराबर होगा आपका यही ऑपरेशन पर जहाँ पे एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करेंगे, आर जे माइनस अल्फ़ा आर आई, पर ये ऑन आइडेंटिटी। सही, तो आइडेंटिटी पे अगर ये ऑपरेशन करेंगे तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज इनवर्स ऑफ दिस। ये है बिल्कुल आसान इसके इन्वर्सेस मालूम करना, पर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी पे हम जो है वो उसका उलट कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1/अल्फा, और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं अल्फा इसके साथ तो यहाँ पे माइनस करेंगे। अब हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्यों डिफाइन किया, तो देखें अभी हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल E1 है। अगर E1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स के साथ, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पे आप 31, A32, A33, इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आता है, देखें इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपके पास 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने इसके साथ। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये है। देखें ये दो रो जो हैं वो इंटरचेंज हो गई, मतलब इस मैट्रिक्स पे इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ हमने जब मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास क्या है, जैसे कि इस मैट्रिक्स पे हमारी वही ऑपरेशन चल गई जो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे चली हुई थी। यहाँ पे R1 और R2 चेंज हुए थे, इस मैट्रिक्स में भी R1 और R2 चेंज हो गए। मतलब किसी भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें चेंज क्या आएगा, वही ऑपरेशन उस पर अप्लाई हो जाएगी जो हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स मालूम करने के लिए आइडेंटिटी पे की थी। यहाँ पे आइडेंटिटी से हमने E1 कैसे मालूम किया था, फर्स्ट रो और सेकंड रो इंटरचेंज किए थे। अब ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया, इसमें भी फर्स्ट रो और सेकंड रो आपस में इंटरचेंज हो गई। अब अगर E2 जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, E2 हमारे पास था 1 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स को हमने E2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब ये भी मैट्रिक्स ऐसा ही है जिस पे हमने जैसे कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी हमें वैसे ही मिला था कि हमने आइडेंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब R2 को आइडेंटिटी में। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे कि वो ही ऑपरेशन उस पर चल जाती है जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे चलाई थी एलिमेंट्री मैट्रिक्स मालूम करने के लिए। अब सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए और उस पर हमने रो ऑपरेशन चलाई और हमारा मैट्रिक्स जो है वो एचेलॉन फॉर्म में चेंज हो गया, या किसी भी दूसरे मैट्रिक्स में रो इक्विवेलेंट हो गया। तो पहली जो आपके पास ऑपरेशन थी उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक मैट्रिक्स मिलेगा, दूसरी ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग आपके पास दूसरा। सही है, हर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का करस्पॉन्डिंग आपके पास एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा। तो सपोज यहाँ पे आपने सपोज एल या एल टाइम्स ऑपरेशन चली और आपके पास एचेलॉन फॉर्म ये आया। अब रो ऑपरेशन चले या इसके साथ मल्टीप्लाई करें, बात सेम है। मतलब अगर आप जो है मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं, पहले आपने उस पर E1 अप्लाई किया और फिर जो जवाब आया उस पर आपने E2 अप्लाई किया, और फिर जवाब जो आया आप ऐसे करते करते आखिर में EL तक आपने किया। तो जो नया मैट्रिक्स आपके पास मिलेगा यहाँ पे वो आपका एश के बराबर होगा, ये एचेलॉन फॉर्म, या कोई भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा जो रो इक्विवेलेंट। तो ए से आप जो भी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाएंगे उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, जो आपके ऑपरेशन चलिए उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेंगे वो ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास वही रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स ए है और वो इन्वर्टिबल है और ये n क्रॉस n का है, और आपने उसमें मैट्रिसेस पे जो है वो रो ऑपरेशन चली और चलते चलते आपने उसको आखिर में आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो बराबर किसकी होगी, आप इस पर यहाँ पे ऑर्डर का जो है वो चीज़ याद रखेंगे। आपने सपोज यहाँ पे E1 किया और फिर E2 अप्लाई किया और ऐसे करते करते आप EK तक आप फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे पहुँच गए। तो अब आप लिख सकते हैं कि EI जो है वो बराबर है EK-1, और इस तरीके से चलते चलते आपके पास E2 E1 और ये ए पे आपने अप्लाई किया। तो ये सारी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास जो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स मिला वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमने बताया कि भाई ये इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इनके दोनों साइड से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं, फॉर एग्जांपल पहले हमने EK का जो है वो इन्वर्स मल्टीप्लाई किया, फिर EK-2 का इन्वर्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब
के का इन्वर्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, ये आइडेंटिटी। और यहाँ पे भी ई के का इन्वर्स और ये ई के और इस तरीके से ई 1 तक आप, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ई के जो है इन्वर्स बराबर हो जाएगा ई के माइनस 1, मतलब ये खत्म हो जाएंगे, बाकी आपके पास आइडेंटिटी बचेगा, उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के माइनस 2 और इस तरीके से ई 1, इन सबको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। अब इस तरीके से करते जाएंगे, अगर आप इस सारे के सारे इन्वर्सेस फ्रॉम दिस साइड मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसको इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है तो ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप करते जाएंगे इसको, तो आप कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इसको E1 का इन्वर्स, फिर E2 का इन्वर्स और इस तरीके से आखिर में EK का इन्वर्स, दिस इज इक्वल टू A। जब सारे इन्वर्सेस आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी बचेंगे और A बचेगा सिर्फ। तो हमारा जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसको हम एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ ये एग्जांपल देखें, इसमें कह रहा है कि आप वो मैट्रिक्स मालूम करें जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका रो एचलॉन फॉर्म में आ जाए। तरीका यह है कि हम ए को रो ऑपरेशन करके एचलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, और ये जो ऑपरेशन आप बीच में कर रहे हैं इनकी जो एलिमेंट्री मैट्रिक्सेस हैं उनका रिकॉर्ड रखते जाएंगे, और फिर आप ये यूज़ करके यहाँ से वो मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। चलिए इसको एचलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, और इसको रो, तो हम रो ऑपरेशन कौन सी कर रहे हैं, इंटरचेंज R1 एंड R2 और R1 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वलेंट हो जाएगा 2 3 -1 और 0 1 -3 5 4 5 -2। पर इसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा उसको आप लिखें, इसको कहें सपोज E1, और एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहाँ कैसे मिलेगा, आपने ये ऑपरेशन चलनी है आइडेंटिटी पे, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। आइडेंटिटी पे ये ऑपरेशन चली, R1 और R2 को हमने इंटरचेंज किया, तो आपके करस्पॉन्डिंग इस रो ऑपरेशन के ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ये लिखते जाने यहाँ पे साइड में, फिर आखिर में इनको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें, मतलब R3 - 2R1, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी बराबर नहीं होगा, मतलब रो इक्वलेंट हो गया, ये 2 3 -1 सेम, 0 1 -3 सेम, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है तो -1 बचेगा। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो -2 -2 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा वो भी किसके बराबर होगा, ये 0 0 0, और R2 में भी आप कुछ नहीं कर रहे, 0 1 0। और अब R1 को, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दिमाग में रखिएगा, उसमें आपने R1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले वाली रो जो है वो 1 0 0 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, तो ये इस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा। अब ये दूसरी लाइन में रो में आपके पास पिवट किया है और ये 0 होना चाहिए यहाँ पे, तो क्या करें, सिर्फ ये इसमें ऐड कर दें, मतलब R3 में ऐड कर दें R2 को, तो जो रो इक्विवेलेंट आपके पास मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज़ 2 3 -1 0 1 -3, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 0, ये भी 0 और ये -3, और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो आया 3 वो बराबर होगा R3 में R2 ऐड किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 0 1 0। अब सेकंड रो जो है वो थर्ड रो में ऐड करेंगे तो दिस इज 0, ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। दिस इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग। सही है, तो हमने पहले ये ऑपरेशन की, ये ऑपरेशन की और ये ऑपरेशन की। इसका मतलब यह है कि पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया ए को, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया। तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये वाला जो है, हम सपोज इसको एच कह रहे हैं, ये आपका अभी एचलॉन फॉर्म में चेंज हो गया है, तो एच इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ए जो मैट्रिक्स मिला है पहले उस पर E1 अप्लाई किया, सही है, और फिर E2 अप्लाई किया, और फिर E3 अप्लाई किया, तो हमारे पास ये एच आ गया। सही है, तो आपको मैट्रिक्स चाहिए वो इन 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, ये जो मैट्रिक्स है दिस इज C जो हमें चाहिए। अब ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल आसान है। अब मुझे E1 E2 और E3 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं रखता हूँ E1 E3 आपके पास ये है,
1 0 0 0 1 0 और 0 1 1, ये E3 है। और E2 जो है वो आपका बराबर है 1 0 0 के और 0 1 0 -2 0 1, और E1 जो था उसमें सिर्फ इंटरचेंज की थी हमने, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमने कैसे लिया था, ये ऑपरेशन थी कि R3 को R3 में -2 R2 R1 किया था। अब इसको मल्टीप्लाई करना मतलब इसमें भी सेम ऑपरेशन करें, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन का असर इस पर क्या पड़ेगा, हमने ये ऑपरेशन करी जैसे उस पर -2 R1। अब यहाँ पे करें, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे या ये ऑपरेशन चलेंगे तो बात सेम है। यहाँ पे आ गया 1 0 0 0 1 0 0 1 1। अब ये ऑपरेशन इस पे चलेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब पहली रो 0 1 0 1 0 0 ये सेम रखेंगे। अब R3 में R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, माइनस करेंगे तो ये -2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा। तो ये आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये वाला किसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास आया था, तो ये वाला मैट्रिक्स जो था वो इसके करस्पॉन्डिंग था। आप इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ ये ऑपरेशन इस पर चले, बात सेम है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगा आखिर में R1 0 1 0 1 0 0, ये पहले वाली दो रो हम सेम रख रहे हैं। अब क्या करना है, तीसरी रो में R2 जो है वो ऐड करना है। इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो -2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्री। सही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का पूरा बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत आराम से आप ये रो ऑपरेशन करके ये मल्टीप्लिकेशन मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास वो C है जो आप अब डायरेक्टली A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका H आ जाएगा। तो मतलब लिखने का हम इसको लिख सकते हैं कि भाई 0 1 0 1 0 0 1 -2 1, इसको अगर A के साथ मल्टीप्लाई करें, A हमारा क्या है, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एचलन फॉर्म आ जाएगा। एचलन फॉर्म कौन सा था, 2 3 -1 0 1 -3 और 0 0 -3। आप भले करके देखें, इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर मतलब स्टूडेंट गलती करते हैं, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है तो इसको आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करके आप मतलब रो ऑपरेशन नहीं कर सकते इस पर मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग, तो इसको मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब ये एग्जांपल देखें, इसको कहेंगे इस मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस करें एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कोई भी आपके पास अगर मैट्रिक्स है और आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर देते हैं रो इक्वलेंट, तो आपके जो बीच में ऑपरेशंस होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स जो है वो उसको हम अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके k-1 अप टू k1 तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। ये बीच वाली वो ऑपरेशंस हैं या एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं करस्पॉन्डिंग टू दोज ऑपरेशंस जो आपने अप्लाई की इस ए को आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए। अब ए को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, E1 का इन्वर्स, E2 का इन्वर्स अप टू k का इन्वर्स। यहाँ पे ऑर्डर का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे E और पीछे E2 E3 और इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, और इन्वर्सेस जो है फिर राइट साइड पे E1 का इन्वर्स E2, और ये इन्वर्सेस खुद भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं, इनका इन्वर्स फिर वापस खुद ही है वो, सही है। तो इन्वर्स ऑफ इन्वर्स अगेन सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये भी आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, तो मतलब आपका A जो है वो एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्वर्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं बल्कि उनके इन्वर्सेस का भी रिकॉर्ड रखते जाएंगे और फिर आखिर में इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम A को इसके बराबर रख सकते हैं। चलिए पहले इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। रो ऑपरेशन यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रेशनल आ जाएगा। तो रेशनल को स्किप करने के लिए हम पहले ये ऑपरेशन चलते हैं, कौन सी, R1 और R2 को इंटरचेंज करें। अब ये ऑपरेशन चलेंगे तो आपके पास जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो 1 4 2 9। इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है E1 वो होगा 0 1 और 1 0, सही है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी पे सेम ऑपरेशन चलेगा। और इसका जो इन्वर्स होगा E1 का इन्वर्स वो भी ये खुद ही होगा 0 1 1 0, सही है। इंटरचेंज वाली का जो इन्वर्स था हमने देखा था कि वो सेम ही है। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 करना है तो हम कौन सी ऑपरेशन चलेंगे, R2 -2 R1। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो मैट्रिक्स होगा ये 1 4, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 0 करें और माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके माइनस करेंगे तो ये 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिला वो होगा
क्या किया हमने, R1 के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया और R2 में से माइनस किया, तो ये 1 0 सेम रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से, तो ये हो जाएगा -2 और ये 1, और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ये इन्वर्स E2 का जो इन्वर्स है वो हम कैसे मालूम करेंगे, जैसे कि ये ऑपरेशन आपने प्लस के साथ आइडेंटिटी पे करना है, वो उसका इन्वर्स होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 + 2 1, ये इन्वर्स हो गया इसका। अब इसको आइडेंटिटी में करना है, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको 0 चाहिए, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें, मतलब R1 - 4 R2, तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स मिलेगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो ये आपके पास नया मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक हो गया रिड्यूस। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास E3 जो मिला वो कौन सा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन चल रही है, तो ये R1 में आप चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 सेम, क्योंकि नीचे 0 होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 और यहाँ पे 0 1। दिस इज़ द एलिमेंट्री मैट्रिक्स फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और इसका जो इन्वर्स होगा, मतलब E3 का इन्वर्स, दैट इज़ हम यही में इसका प्लस करके आइडेंटिटी पे करेंगे तो वो हो जाएगा 1 + 4 0 1। सही है जी, ये आपका इन्वर्सेस और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स और ये उनके इन्वर्सेस। तो अब हम लिख सकते हैं कि भाई आपका ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये बराबर हो जाएगा E3 E2 E1 और ये ए मैट्रिक्स जो आपका, इसको हम सपोज ए कह रहे हैं, और सॉरी इसको ए कह रहे हैं, ये वाला पहले जो मिला हुआ है ये ए नहीं है, ये उसके रो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए जो है वो आपका बराबर हो जाएगा E1 का इन्वर्स, E2 का इन्वर्स और E3 का इन्वर्स। आप देखें A = E1 का इन्वर्स जो है वो है 0 1 1 0, इसमें सिर्फ रो इंटरचेंज की थी, और E2 जो था वो ये है 1 0 2 1, और E3 जो है वो आपका 1 4 0 1। मतलब ये आपने मैट्रिक्स ए को एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखा।